मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने शिक्षण अधिगम में जो हमारी यूनिट शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया जो चल रही है उसमें हम शिक्षण का अर्थ वगैरह कर चुके हैं। अब आज जो हम करेंगे इस वीडियो में वह है शिक्षण के घटक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। शिक्षण के घटक। सबसे पहले शिक्षण के घटक के अंतर्गत जो आता है वह है छात्र या अधिगमकर्ता। छात्र या अधिगमकर्ता, यानी जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उसको कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे घटक होते हैं जो कि हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला आता है छात्र या अधिगमकर्ता। अब छात्र या अधिगमकर्ता से संबंधित तो जैसे वर्तमान समय में जो बाल केंद्रित शिक्षण में जो प्रमुख तत्व है वह छात्र स्वयं है, यानी वर्तमान समय की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है, यानी बालकों के अनुसार उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। चाहे विद्यार्थी की आयु को लेकर, उनके मूल्यों को लेकर, उनकी आकांक्षाओं को लेकर, उनके बौद्धिक स्तर को लेकर, उनकी आदतों को, उनकी मन के जो भावनाएं, उनकी मनोभावनाओं को लेकर वर्तमान समय में शिक्षण कार्य करवाया जाता है तथा वर्तमान समय की शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति मानी गई है। तो यानी सबसे पहला जो घटक है वह है छात्र या अधिगमकर्ता, यानी छात्र या अधिगमकर्ता को उनके आयु के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार, उनकी मनोभावना के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षण में, बाल केंद्रित जो शिक्षण है उस शिक्षण में छात्र स्वयं केंद्र बिंदु माना गया है। उसके बाद दूसरा घटक जो आता है वह है शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी। दूसरा क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी। इसका दूसरा जो घटक है वह शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी, यानी अध्यापक को शिक्षण एवं विषय से संबंधित शिक्षण के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। जब तक शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी नहीं होगी तब तक वह अपने शिक्षण कार्यों को प्रभावी नहीं बना सकता। इसलिए शिक्षण का उद्देश्य है बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन को लाना, कि बालक पूर्व में कैसे थे और शिक्षण कार्य करवाने के बाद उनमें क्या परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से अध्यापक को शिक्षण के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों में अपेक्षित उद्देश्य है उन अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति व पर्याप्त साधन व शिक्षण सुविधाएं, पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं शिक्षण हेतु जुटा सके, कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है तथा उस शिक्षण कार्य के दौरान उनमें किस प्रकार से व्यवहार परिवर्तन करना है। उसके बाद आता है तीसरा जो इसका घटक है वह है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी शिक्षण के घटक के अंतर्गत तीसरा जो घटक है वह है शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी शिक्षक का जो एक व्यक्तित्व होता है, शिक्षक की जो पर्सनैलिटी होती है वह शिक्षण को प्रभावी बनाता है और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि
शिक्षक का व्यक्तित्व के अंतर्गत जैसे शिक्षक की अपनी विषय वस्तु पर कमांड होना, उसके बाद है छात्रों के प्रति उसका जो व्यवहार होता है मृदुल व्यवहार, उस व्यवहार का होना, ऊंची आवाज होना, निष्पक्षता होना, यानी शिक्षक के व्यक्तित्व में निष्पक्षता होना, यानी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के साथ शिक्षक का समान व्यवहार होना, निष्पक्ष होना, पक्षपात न करना, तथा उसकी जो योग्यता होती है उस योग्यता का बालक पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। यानी शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वह शिक्षक की पहचान होती है और उसी पहचान की छाप बालकों पर पड़े बिना नहीं रहती है। उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत सभी प्रकार की क्रियाएं आ जाती है, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसकी आदतें और उसका व्यवहार, इस प्रकार से शिक्षक का व्यक्तित्व शिक्षण के घटक के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। उसके बाद चौथा जो आता है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन यानी बालकों के लिए पठनीय यानी पढ़ने योग्य, पठनीय तथा सरल पदों को क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ विषय का अध्ययन शिक्षण को प्रभावी बनाता है। विषय वस्तु का चयन, इसके अंतर्गत जब बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उनके लिए पठनीय या पढ़ने योग्य जो सामग्री है, जो सरल पद है, उनको क्रमबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है तथा विषय के अध्ययन को प्रभावी बनाया जाता है। इससे बालक रुचि के साथ विषय को समझते हैं, क्योंकि जब हम विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाते समय स्टेप बाय स्टेप किसी भी विषय का ज्ञान करवाएंगे तो वह उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे अपनी और उस विषय को समझेंगे। इस प्रकार सीखने का वातावरण सृजित होता है। इसके माध्यम से बालक कुछ न कुछ सीखता है और सीखने का जो वातावरण सृजित होता है आगे बढ़ने और विषय वस्तु के चयन के साथ साथ जो है विद्यार्थी को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो यानी विद्यार्थियों को क्रमबद्ध तरीके से दिया गया ज्ञान बालकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसके बाद आता है पांचवा पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण यानी यदि शिक्षण में सुव्यवस्थित रूप से पाठ योजना का निर्माण करके या पाठ योजना बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए या उनको दिया जाए तो वह प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें शिक्षण के उद्देश्य समाहित होते हैं। जब हम पाठ योजना बनाते हैं या पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो उस समय कुछ उद्देश्यों को लेकर उन उद्देश्यों पर आधारित हमारी पाठ योजना बनाई जाती है और इसके आधार पर पाठ योजना के आधार पर यदि विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाए, शिक्षण करवाया जाए तो वह शिक्षण कार्य प्रभावशाली होता है। क्यों प्रभावशाली? इसलिए होता है क्योंकि इसमें पाठ योजना बनाते समय कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए ही बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। उसके बाद आता है उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग। उचित शिक्षण विधि एवं सहायक
सामग्री का प्रयोग यानी कुशल शिक्षक वह होता है जो सदैव विषय, प्रकरण, कक्षा के स्तर के अनुकूल शिक्षण विधि का प्रयोग करता है और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उचित सामग्री का सामंजस्य भी करता है। यानी अपने शिक्षण कार्य के दौरान उसको यदि लगता है कि इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है तो उस सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तथा कक्षा के स्तर के अनुकूल, उस स्तर के अनुसार, बालकों के स्तर के अनुसार ही शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। जैसे उच्च क्लासों में यदि व्याख्यान विधि की आवश्यकता है तो वह उसी व्याख्यान विधि के अनुसार पढ़ाता है। परियोजना विधि की आवश्यकता है तो परियोजना विधि के आधार पर बालकों को शिक्षण कार्य करवाता है। यदि प्रैक्टिकल कार्य की आवश्यकता है तो वह प्रैक्टिकल कार्य के दौरान या प्रैक्टिकल कार्य से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाता है। इसी प्रकार जो छोटी जो कक्षाएं होती है उन छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है या अन्य और विधि के माध्यम से उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यानी कुल मिला के शिक्षक जो है वह उचित शिक्षण विधि, बालकों की कक्षा स्तर, आयु के आधार पर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना और सहायक सामग्री का सामंजस्य बिठाते हुए शिक्षण कार्य करवाना। तो इस प्रकार शिक्षण के जो घटक है वह हम इनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। अब है आज का आपका गृह कार्य। शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व को समझाइए। धन्यवाद।